तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे गेम्स कर लिए थे। आज जो हम लोगों का गेम है वो कौन सा है? वो हमारा है खो खो। आज का जो गेम है वो है खो खो। और खो खो से पहले हम लोगों ने कबड्डी कर लिया है, बैडमिंटन कर लिया है, हैंडबॉल कर लिया, फुटबॉल कर लिया, इतने कर लिए। जो बचे हुए रिमेनिंग गेम्स है वो इस वीडियो के बाद में वीडियो आ जाएगी। अभी इस वीडियो के साथ भी यही हुआ, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद में माइक ऑन ही नहीं था, वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, उसमें वॉइस ही नहीं है मेरी आधे घंटे की। तो हम दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी उनकी मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोगों ने रिवीजन वगैरह कर लिया होगा। 3 दिनों के लिए मैंने कोई क्लास नहीं ली है क्योंकि 3 दिन मेरा खुद का कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। अब जो है KVS के टीयर 2 तक की आप लोगों की रेगुलर क्लास होगी और सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी चीज़, एक बात मैं बाकी बच्चों से सबसे कहना चाहता हूँ कि जो अदर सब्जेक्ट के लिए है वो अगर हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे आता है। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को लगता है कि विजुअल आर्ट में पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब हिंदी नहीं आती होगी इसीलिए नहीं पढ़ा रहा। हिंदी आती है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा था हिंदी, इंग्लिश और मैथ का तुम लोगों का जो सिलेबस है वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और मेरे साथ प्रॉब्लम एक ये है कि मैं अकेला हूँ, मुझे खुद ही पहले नोट्स प्रिपेयर करते हैं। नोट्स से पहले मुझे रिसर्च करनी पड़ती है। मैं पहले रिसर्च करता हूँ NCERT की बुक से, फिर मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, फिर उन नोट्स को PPT बनाता हूँ, फिर उन PPT से क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करने के बाद मैं अपलोड करता हूँ। तो इसमें एक टाइम टेकिंग मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है। उसके अलावा मुझे खुद का भी पढ़ना पड़ता है, खुद के भी मेरे कुछ अदर काम्स हैं, कुछ ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी देखनी होती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा काम जो है वो हो जाता है। चलो, हालांकि फ़िलहाल आज हम लोग खो खो ख़त्म करते हैं, खो खो देखते हैं खो खो क्या है। तो खो खो की जो ओरिजिन होती है ये कहाँ से मानी जाती है? महाभारत से, चक्रव्यूह से प्रेरित मानी जाती है। ये लाइन आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए रामबाण है। अगर खो खो आता है, ये तो पता है कि खो खो प्राचीन काल में हुआ था, ठीक है, इसको इस गेम को रथला भी कहते थे। बट इफ यू ऐड दिस लाइन दैट खो खो इज अ गेम इंस्पायर्ड बाई महाभारत, ठीक है, या इंस्पायर्ड बाई चक्रव्यूह, तो ये आपके डिस्क्रिप्टिव में एक नहीं होता है कि सोने पे सुहागा वाली कंडीशन जो होती है, तो ये ऐसी लाइंस जो होती है सोने पे सुहागा वाला काम करती हैं। फिर खो खो के लिए दूसरी जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है? वो स्पीड एंड एजिलिटी। एजिलिटी को फुर्ती कहते हैं। अगर आपने जो फिजिकल फिटनेस है उसके बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि एजिलिटी को हम लोग फुर्ती बोलते हैं। और अगर आपने फिजिकल फिटनेस नहीं सुना है तो आप इस वीडियो में सुन लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। तो एजिलिटी मतलब फुर्ती और गति का गेम है, क्योंकि हमें दौड़ना पड़ता है, खो बोलना पड़ता है, और खो बोलते ही हमने जिस प्लेयर को खो बोला है उसको उठ करके तुरंत भागना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भारतीय टैग खेल है। भारतीय टैग खेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रेडिशनल इंडियन गेम, क्योंकि ये इंडिया से ओरिजिन हुआ है इसका, इसलिए हम लोग इसको इंडियन ट्रेडिशनल गेम या इंडियन टैग गेम भी बोलते हैं। फिर जो प्लेयर्स होते हैं 2 तरीके के होते हैं, चेजर्स होते हैं और डिफेंडर्स होते हैं। चेजर वो जो चेज करते हैं, डिफेंडर वो जो बचते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे कबड्डी है, कबड्डी में भी चेजर होता है, डिफेंडर होता है, ठीक है। तो डिफेंडर क्या करता है? वो पकड़ता है उस चेजर को। वैसे ही खो खो है, खो खो में एक भाग रहा होता है, दूसरा उसे पकड़ रहा होता है। गेम जो है ये टीम वर्क रिक्वायर होती है। जो भी सारे गेम्स हैं जिनमें 2+ प्लेयर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा अगर प्लेयर हैं टीम में, तो हम उसको कहते ही टीम वर्क गेम है। क्रिकेट है, टीम वर्क है कि उसमें बॉलर है, उसको कीपर के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है कि हम ऐसी बॉल कर रहे हैं कि बैट से टच हुई तो कैच कर लेना वहीं से। कीपर को फील्डिंग जो है, फील्डर को कीपर से मतलब कोऑर्डिनेशंस जो है वो इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं कि अब कोई भी फील्डिंग पे लगा हुआ है फील्डर, उसने बॉल तो पकड़ ली, अब वो फेंक रहा है, लेकिन वो कहाँ फेंकेगा? वो फेंकेगा तो विकेट कीपर के ही पास में, ताकि विकेट कीपर उसको थ्रो कर पाए। कि ऐसा तो है नहीं वो स्टेडियम से बाहर फेंक देगा, या किसी दूसरे कीपर कोई बॉल पास किया जा रहा है, वो पहुंच ही नहीं रही है विकेट कीपर के पास तक, है ना। तो फील्डिंग में कोऑर्डिनेशन, या बैट्समैन होते हैं उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि हाँ ठीक है रन लेना है या नहीं लेना है। पता चला एक प्लेयर जो स्ट्राइक पे था उसने तो बॉल को हिट किया, दौड़ के पहुंच गया दूसरी तरफ, दूसरा प्लेयर हिला ही नहीं वहाँ से, रन आउट हो गया। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि रन आउट हो गया, सामने वाले की वजह से रन आउट हो गया। हम लोग जब मैच देख रहे होते हैं गालियाँ भी दे रहे होते हैं कि लो यार वो भाग नहीं पाया और बताओ उसको रन आउट करा दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टीम वर्क में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन, है ना, और डिसीजन मेकिंग। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। फिर ये हमारी बात करता है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन की। हिस्ट्री इसकी क्या है मैंने बता दिया, एंशियंट इंडिया से इसके रूट्स जुड़े हुए हैं। और पहले इस गेम को हम क्या कहते थे? रथेरा या रथला, ठीक है। तो रथेरा के रूप में खेला जाता था।
इंपॉर्टेंट कहाँ से शुरू होता है? इंपॉर्टेंट शुरू होता है ये 1940 से, 14 से, 1914 से। 1914 में क्या हुआ था? रूल्स इसके बनाए गए थे। कहाँ बनाए गए थे? डेक्कन जिमखाना पुणे। अब डेक्कन से यहाँ पे एक वर्ड तुम लोग जियोग्राफी का भी याद कर लो, जैसे हम लोगों ने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा है जियोग्राफी में। तो डेक्कन जो एरिया है वो इंडिया का जो साउथ वाला एरिया है। अगर हम अरावली और विंध्याचल पर्वत से नीचे का जो पोर्शन है वो हमारा सारा डेक्कन रीजन में आता है, वही डेक्कन प्लेट्यू आता है, ठीक है। तो वहीं पे तो है ना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा कहाँ पे है? साउथ में, थोड़ा सा वेस्ट खिसक के, गुजरात के जस्ट नीचे। तो महाराष्ट्र में ही पुणे है, तो इसीलिए हम वो डेक्कन जो रीजन होता है उसको बोलते हैं। वहीं पे डेक्कन जिम खाना था। कहाँ? जिम खाना, कहाँ? पुणे में। तो इसने हमारा क्या किया? रूल्स बनाए। रूल्स बनाने को जो इंग्लिश में टर्म होता है उसको बोला जाता है कोडिफाई करना, ठीक है। कोडिफाई किसने किया? CODIFI, FY होता है कोडिफाई। तो कोडिफाई किसने किया? डेक्कन जिमखाना पुणे द्वारा 1914 में। फिर 1914 के बाद में इंपॉर्टेंट आता है 1936। 1936 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1936 में हमारे बर्लिन में ओलंपिक गेम्स हुए थे और इसमें हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया था। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, कि देखो भैया एक ऐसा गेम भी होता है जिसमें ऐसे 8 लोग बैठते हैं और एक लोग ऐसे दौड़ता है और ऐसे ऐसे पकड़ा जाता है, इस तरीके से गेम होता है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट किया था 1936 में। उसके बाद में आप लोगों को पता होगा 1940 और 1944 में ओलंपिक्स हुए नहीं थे ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये बात मैंने कबड्डी वाला जो हमारा वो था, सॉरी हॉकी वाली जो वीडियो थी, हॉकी वाली वीडियो में मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है कि 1940 एंड 1944 में ओलंपिक गेम्स क्यों नहीं हुए थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही तो लिखना है डिस्क्रिप्टिव में। भैया क्या लिखोगे अगर कबड्डी या खो खो के बारे में पूछ दिया गया या गेम्स के बारे में पूछ दिया गया, ठीक है। या अगर लिख दिया, क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ गेम इफेक्ट्स अवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी को गेम्स जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, या हमारी सोसाइटी गेम्स को किस तरीके से इफेक्ट करती है, तो हम लिख पाएंगे कि भैया वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस वजह से 1940 और 1944 में ओलंपिक्स नहीं हुए। कि जरूरी नहीं है कि दो देश अगर लड़ रहे हैं तो तीसरा देश आराम से खुशियां मना ले। तो इस तरीके से चीज़ें, ये जितना ज़्यादा आप अपने आसपास की चीज़ों के साथ में जानेंगे, जितना उनके साथ में इंटरेक्शन करेंगे, उतना ही आप डिस्क्रिप्टिव अच्छा लिख पाएंगे। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपके नॉलेज को चेक करने के लिए नहीं है। आपका नॉलेज जो है वो अभी प्री में चेक हो गया, 100 क्वेश्चन, सम MCQ थे, 100 MCQs में, मेंस में भी 60 MCQs में वो आपका नॉलेज देख रहे हैं, कोर नॉलेज आपका पता चल जाएगा। 40 नंबर वो आपसे इसलिए पता कर रहे हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है सोसाइटी को लेकर के, आप किस चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कहीं पे भी होता है, किसी भी एग्जाम में, वो आपके नॉलेज को चेक करना, तो एक उनका एक उद्देश्य हो सकता है, एक मोटिव होता है नॉलेज को चेक करना थ्रू डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। आपके डाटा आपका कितना है, आपका रिकॉल पावर कितनी है, आप कितनी जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं, मेमोराइजिंग, ठीक है, इमेजिनेशन और प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में सीख लिया जाए। आप निबंध को पढ़ के निबंध लिखना नहीं सीख सकते कि आपने 4 निबंध याद कर लिए, सेम टू सेम लिख दिए जा करके। निबंध होता ही है मौलिक सोच पे डिपेंड, कि उसमें फिर आपका मौलिकता क्या रह गई, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिए, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कि आप उस डाटा को यूज़ कर पाएँ, ठीक है। 1987 में बात करते हैं, तो 1987 में क्या हुआ था? एशियाई खो खो महासंघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। KKAH, खो खो एशियाई फेडरेशन, AF सॉरी, खो खो FA, ये कह लो यहाँ खो खो एशियाई फेडरेशन या एशियन फेडरेशन ऑफ खो खो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। फिर 2022 में क्या हुआ? 22 में अल्टीमेट खो खो लीग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 22 में अल्टीमेट खो खो लीग स्टार्ट हुई थी, और इसी ने जो है इसने खो खो को ज़्यादा फेमस किया है। जो अल्टीमेट लीग्स होती हैं, इसने खो खो को ज़्यादा फेमस किया। जैसे मैंने 2 लीग्स आप लोगों ने सुन रखी होंगी, एक लीग हमारी है IPL, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, एक हमारी है PCL, प्रो कबड्डी लीग। तो इंडिया में ये 2 लीग जो है 2 अलग अलग गेम से हैं। अब क्रिकेट से रिलेटेड हमारी एक लीग WPL भी होती है। जब क्रिकेट पढ़ाऊंगा तो मैं क्रिकेट में इसको और ज़्यादा डिफाइन कर दूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन क्या होता है इसका? जो ग्राउंड होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, ये हम लोगों को जान लेना है। ये 29 यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया, इसको 27 कर लेना, ठीक है। ये 27 है, 27 इंटू 16 मीटर का पूरा हमारा जो है वो एरिया होता है, 27 इंटू 16। अच्छा, 27 में क्या होता है? ये हमारा 1.5 मीटर होता है, ये हमारा 1.5 मीटर होता है। ये 1.5 मीटर के जो हमारे दोनों साइड में एरिया होता है, इसको हम लोग फ्री जोन बोलते हैं। इसको फ्री जोन बोलते हैं। क्या इसका यूज़ होता है ये भी आगे पता चल जाएगा तुम लोगों को, टेंशन ना लो। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों एरिया हमारे कैसे हैं? ये दोनों हमारे फ्री जोन है।
उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे हमारी चीज़ आती है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, वो हमारी होती है जो सेंटर लेन होती है। तो ये जो लाइन तुम लोगों को ग्रीन कलर की दिख रही है, ये वाली, ये सेंटर लेन होती है। ये वाली लाइन क्या होती है? ये सेंटर लेन होती है। ठीक। तो अच्छा ये बताओ, ये 27 मीटर मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 27 मीटर था ना। अब 1.5 मीटर इधर निकल गया, 1.5 मीटर इधर निकल गया, टोटल 3 मीटर निकल गया ना 27 से। तो ये जो बीच का एरिया बचता है ये हमारा 24 हो जाता है। ये कितना एरिया हो जाता है? 24 मीटर हो जाता है। ठीक। तो सेंट्रल लेन की लंबाई कितनी होती है? 24 मीटर होती है। तो ये 24 मीटर की होती है, बाकी पूरी 27 होती है। एक बात ये तो समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं। दूसरी चीज़ मतलब जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, ये चौड़ाई जो होती है हमारी 16 मीटर होती है। ये हमारी कितनी होती है? ये 16 मीटर होती है। जो साइड में चौड़ाई होती है ये कितनी होती है? ये होती है ये 16 मीटर होती है। इसके साथ में कुछ नहीं, इधर इसमें हम कुछ नहीं काटते हैं। फिर जो हमारी ये लाइंस आपको दिख रही हैं बीच में, ये ऐसे ऐसे मैथ की कॉपी जैसी जो ऊपर से लाइंस आ रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लाइंस। क्रॉस लाइंस या क्रॉस लेंस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? क्रॉस लाइंस या ये जो आई है क्रॉस लेंस बोलते हैं। ये टोटल कितनी होती है? टोटल 8 होती है। तो 8 टोटल लेंस होती हैं और ये हमारी सेंटर लेन को काटती हैं। क्रॉस लेन क्या करती है? देखो सेंटर लेन को काटती है। तो हमारी क्रॉस लेन सेंटर लेन को जहाँ पे काट रही होती है, क्रॉस लेन, अब क्रॉस लेन ऊपर से आ रही है तो वो सेंटर लेन को कहीं ना कहीं पे तो काटेगी ना। तो ये जहाँ पे काट रही होती है वहीं पे हमारा प्लेयर बैठता है। ये जो हमें ब्लॉक दिख रहा है ना जहाँ पे ये काट रही है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा प्लेयर बैठते हैं। यहाँ पे 8 हमारे प्लेयर बैठ जाते हैं 8 जगह पे। समझ में आई बात? तो प्लेयर हमारा कहाँ पे बैठता है? जहाँ पे हमारी क्रॉस लाइंस हमारी सेंटर लेन को काटती हैं वहाँ पे हमारा प्लेयर बैठता है। अच्छा प्लेयर बैठता है तो ऐसे थोड़ी ना, यहाँ पे एक ब्लॉक बना होता है चौकोर सा। यहाँ पे एक चौकोर ब्लॉक बना होता है इस तरीके से, हमारा एक चौकोर ब्लॉक बना होता है। इस चौकोर ब्लॉक का डायमेंशन कितना होता है? ब्लॉक का डायमेंशन होता है 35:30, 35 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सिटिंग ब्लॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिटिंग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई तो थी, हाँ ये लगी है। ठीक है, इसमें आप समझ लीजिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा इसमें आप समझोगे तो। इसमें क्या है देखो, ये हमारा टोटल 27 मीटर है, ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा 27 मीटर में से 1.5 मीटर ये निकल गया इधर का, 1.5 मीटर ये निकल गया इधर का। तो ये जो हमारा जगह बची कितनी बची? 24 मीटर। इसको मैंने क्या बोल दिया? सेंट्रल लेन बोल दिया। सेंट्रल लेन के लास्ट में ये देखो, एक ये गोल गोल दिख रहा है, एक ये गोल गोल दिख रहा है। इनको हम लोग, ये पोस्ट होते हैं, ये खंबे होते हैं, पोल होते हैं, पोल। ठीक। उसके बाद में ये लाइन जहाँ पे काट रही होती है क्रॉस लेन, ये देखो दिख रही है ऊपर से आती हुई, इस पर यहाँ पे एक ब्लॉक होता है 35:30 का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं, जहाँ पे प्लेयर हमारा बैठता है। ठीक। ये डिस्टेंस आपसे नहीं पूछी जाएगी, वरना ये 2.55 मीटर होती है और बाद में कम हो जाती है, 2.3 मीटर बचती है। ये नहीं पूछनी है, मतलब आएगी भी नहीं। उसके अलावा जो इसके बाद में जगह बचती है, पूरा जो ये बन गई, इसके बाद में ये जो इधर की ये जगह बची है खाली, जो नीचे की खाली जगह दिख रही है ना, ये वाली, ये नीचे दिख रही है और ये ऊपर दिख रही है, इसको हम लोग लॉबी बोलते हैं। इसमें भी हमारी जो चौड़ाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। ठीक। तो लॉबी की चौड़ाई भी कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है खंबा। अभी मैंने पोल बताया था ना, जो वुडन पोल होता है, उसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 9 to 10 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। उसका डायमीटर कितना होता है? 9 to 10 सेंटीमीटर। और जो, और मैंने क्या बताना था, हाँ, 9 to 10 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। और इसकी ऊंचाई पोल की कितनी होती है? ये यहाँ पे मैंने लिख रखी है, 120 से 125 सेंटीमीटर। ये पोल की ऊंचाई कितनी है? 120 to 125 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 6 ऑफिसल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। 6 में क्या होता है? एक रेफरी होता है, 2 एम्पायर होते हैं, एक टाइम कीपर होता है, 2 स्कोरर होते हैं। ठीक है। स्कोरर क्या करता है? स्कोर बोर्ड पे उसका स्कोर कम ज़्यादा करना, ध्यान रखना कि हाँ किसको कितना स्कोर मिला है। टाइम कीपर जिसके हाथ में स्टॉप वॉच होती है, वो गेम स्टार्ट करने के लिए स्टॉप वॉच दबाता है, हाँ ठीक है गेम स्टार्ट हो गया, और गेम को स्टॉप करने के लिए वो दबाता है। ठीक। रेफरी क्या होता है? जो सीटी बजाता है गेम को स्टार्ट करने के लिए, रेफरी सीटी दबा के और खड़ा होता है कि हाँ स्टार्ट, फिर सीटी बजाता है। ठीक। वो होता है। मैच फॉर्मेट क्या होता है? 2 इनिंग्स होती हैं, 2 इनिंग्स होती हैं, 2 इनिंग्स। ठीक है। पहले एक टीम खेलती है, फिर दूसरी टीम खेलती है। इनिंग्स किस तरीके से होती हैं? 9-9 मिनट के 2 प्ले गेम्स होते हैं, 9-9 मिनट की 2 इनिंग्स होती हैं। पहले रेफरी सीटी बजाएगा, 9 मिनट का गेम होगा, फिर रेफरी सीटी बजाएगा, तो ये एक इनिंग खत्म हो जाएगी। ठीक। फिर ये स्कोरर जो है वो बीच में 9 मिनट में जो भी पॉइंट जिसको भी मिले होंगे वो सही कर देगा। फिर 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। ठीक है। जिसको हम लोग जो बोलते हैं गेम ब्रेक, वो दे दिया जाता है।
फिर सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, वो 9 मिनट के लिए फिर से होती है, फिर रेफरी सिटी बजाएगा, फिर गेम स्टार्ट होगा, फिर रेफरी सिटी बजाएगा, गेम एंड हो जाएगा। 9 मिनट के 2 गेम्स होते हैं और 5 मिनट का ब्रेक होता है बीच में। ठीक, ये मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। टीम का फॉर्मेट क्या होता है, बेसिक रूल्स जो हैं या फॉर्मेट है वो क्या होता है। 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन अब 12 प्लेयर होते हैं तो 12 प्लेयर खेलते नहीं हैं, 12 प्लेयर होते हैं। खेलते कितने प्लेयर हैं, तो 9 प्लेयर। ठीक है, एक टीम के 9 प्लेयर होते हैं और एक टीम के 3 प्लेयर होते हैं, मतलब 9 प्लेयर दोनों के खेलते हैं। तो 9 कैसे होते हैं, तो 9 प्लेयर जो है वो कहाँ पे होते हैं, वो हमारे फील्ड पे होते हैं, और 3 प्लेयर हमारे एक्स्ट्रा होते हैं जो एज अ सब्सटीट्यूट वर्क करते हैं। अगर इन 9 प्लेयर्स में से कुछ इंजरी हो जाती है या कुछ भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है गेम के दौरान, तो हम इन प्लेयर को चेंज कर सकते हैं। एक बार में 3 डिफेंडर आते हैं मैदान में और 8 चेजर होते हैं। और ये 9 कैसे होते हैं, जो 9 होते हैं उनमें भी एक होता है जो दौड़ रहा होता है और 8 होते हैं जो बैठे होते हैं, है ना। 8 जो है वो हमारे बैठे होते हैं और एक हमारा दौड़ रहा होता है। तो ये 9 प्लेयर होते हैं। दौड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 देखो, दौड़ने वाले को हम लोग चेजर कहते हैं, मतलब चेजर वाली टीम का ही होता है। ठीक है, और एक 3 जो होते हैं डिफेंडर होते हैं। खो क्या होता है, ये बात समझ लो कि खो होता क्या है, खो बोलते किस चीज़ को है। तो ये यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 4, एक्टिव चेज टचेज अ सिटिंग टीममेट्स बैक एंड टच शाउटली एंड लाउडली शाउट खो। मतलब जब खो बोला जाता है तो एक प्लेयर बैठा हुआ है जो हमारे सिटिंग वाले 8 प्लेयर है, अल्टरनेट उसमें डायरेक्शन में होते हैं, एक इधर को देखेगा, एक इधर को, एक इधर को और एक इधर को। तो जब आएगा बोलेगा खो। टच करना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि खो बोल दिया और प्लेयर उठ के भाग खड़ा हुआ। अगर हमने खो बोल दिया और प्लेयर उठ के भाग खड़ा हुआ तो उसको हम लोग अर्ली रनिंग या अर्ली चेज बोलते हैं, और वो पेनाल्टी होती है। जब तक टच नहीं करेगा जो हमारा दौड़ रहा है प्लेयर, वो टच करेगा तभी वो खो माना जाएगा, अदरवाइज फाउल पड़ जाएगा। ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक प्लेयर अपने अपने टीम की किसी साथी को खो बोलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होना चाहिए। नंबर 1, उसे खो बोलते समय जिस साथी को खो बोला गया है उसे छूना चाहिए। नंबर 2, जिसने खो बोला है उसको साथी को नहीं छूना चाहिए। नंबर 3, साथी को धक्का दे देना चाहिए। नंबर 4, खुद दौड़ते रहना चाहिए, है ना। तो इससे MCQ बन सकता है। या फिर खो खो में एक निम्नलिखित में से किस प्रकार की खो जो है वो हमारी वैलिड नहीं मानी जाएगी। नंबर 1, जिसमें प्लेयर को ना छुआ गया हो, जिसमें प्लेयर को छुआ गया हो, जिसमें दूर से खो बोल दिया गया हो, या जिसमें प्लेयर को लात से पैर से छुआ गया हो। तो इन चीज़ों से MCQ निकल के आता है। फिर बच्चा कहता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। तो आप बात को समझे ना कि खो हमारी वैलिड तभी होगी जब हम प्लेयर को टच करके खो बोलेंगे। तो खो बोलना क्या होता है, जब दौड़ने वाला प्लेयर जो चेजर होता है, और इसको चेजर डिफेंडर से बेटर है कि आप इस तरीके से समझो, दौड़ने वाला प्लेयर, क्योंकि जो बैठा हुआ है 8 प्लेयर बैठे हुए हैं, एक दौड़ रहा है, तो जो दौड़ रहा है वही तो चेज कर रहा है ना बाकी प्लेयर को, जो बाकी डिफेंडर वाले भाग रहे हैं उसके आगे, तो वो चेजर होता है। ठीक, आगे बढ़ो। चेजर क्या होता है, चेजर वो होता है जो विरोधियों को जल्दी आउट करना, ये इसका गोल होता है कि क्या करना है। केंद्रीय लेन पार नहीं कर सकता, सेंट्रल लेन को हमारा डिफेंडर भी पार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है डिफेंडर कहीं भी कूदता पत्ता घूमेगा, नहीं, ये दौड़ सकता है लेकिन लेन को कूद नहीं सकता। नहीं सॉरी, ये लेन को कूद भी सकता है, ये लेन को इस तरीके से इधर उधर ऐसे ऐसे लेन के इधर उधर दौड़ सकता है, जो हमारा डिफेंडर होता है। चेजर लेन को नहीं पार कर सकता, अभी बता दूंगा मैं मैप बना के। इसको दिशा नहीं बदल सकता, और डिफेंडर हमारा डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। डायरेक्शन डिफेंडर कैसे चेंज कर सकता है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। चेजर का क्या है, ये हमारा सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है, जैसे ये है यहाँ, ये साफ है। तो चेजर क्या होता है, चेजर पकड़ रहा होता है तो चेजर इस डायरेक्शन में चलेगा, इस तरीके से चेजर भाग रहा है। डिफेंडर क्या है, वो हमारा इस डायरेक्शन में भी भाग सकता है, इस डायरेक्शन में भी भाग सकता है। वो इधर से गया और इधर से ऐसे ऐसे भाग सकता है, लेकिन अब डिफेंडर का क्या है, ऐसे ऐसे भाग सकता है। चेजर को इसी डायरेक्शन में चलना है, तो अगर डिफेंडर यहाँ पे खड़ा है तो चेजर को यहाँ पे डिफेंडर को पकड़ने के लिए इतना घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, डिफेंडर यहाँ आया, चेजर यहाँ से ऐसे 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 भाग गया, इधर आ गया, तो अब चेजर हमारा पूरा ये घूम के आएगा, डिफेंडर ऐसे चला गया, फिर चेजर हमारा यहाँ से इधर आएगा, फिर डिफेंडर इधर आ गया। तो समझ रहे बात को कि चेजर हमारा एक डायरेक्शन में भागता है, डिफेंडर हमारा दोनों डायरेक्शन में भाग सकता है। तो डिफेंडर हमारा दोनों डायरेक्शन में भाग सकता है। ये बात समझ में आ गई। फिर अभी तुम लोगों को बताएंगे पोल क्या होता है और ये फ्री जोन क्यों कहते हैं इसको। ये दोनों साइड में जो 1.5 मीटर का हमारा एरिया है, इसको फ्री जोन क्यों कहा जाता है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बचना और समय बिताना, किसी भी दिशा में स्वतंत्र रूप से भाग सकता है और ये डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता, और सेंट्रल लेन को हमारा चेजर क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर खो क्या होता है, तो खो को मैंने बता दिया कि पास बैठे हुए सिटिंग टीममेट को
खो बता देना, मतलब खो बोल देना। अब क्या होगा, ये वाला टीम भागने लगेगा, ये मेंबर जो है ये भागने लगेगा कि इसको खो दिया, देखो टच किया तो खो हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें टच नहीं कर रहा है और फिर भी इसने खो बोल दिया और ये भाग खड़ा हुआ, तो इसको हम लोग अर्ली चेज बोलते हैं। और ये अर्ली चेज जो है ये फाउल होता है, कि खो बोलने से पहले भाग खड़े होना। ठीक, एक्टिव चेजर क्या होता है, जो सिंगल प्लेयर जो दौड़ रहा होता है, जो दौड़ रहा होता है खो में, वो एक्टिव प्लेयर होता है, बाकी जो सिटिंग बैठे होते हैं वो बैठे होते हैं। फिर पोल क्या होता है, अब पोल जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, किसके लिए, जो वो होता है चेजर। पोल किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, चेजर के लिए, क्योंकि पोल के पीछे का जो फ्री एरिया था ना 1.5 मीटर का, उसमें हमारा चेजर भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। पूरी टीम पूरे ग्राउंड पे क्या होता है, जो डिफेंडर है वो जा सकता है, वो जिगजैग कर सकता है, सेंट्रल लेन को पार कर सकता है, चेजर नहीं कर सकता जो पकड़ रहा है। तो चेजर इस एरिया में इधर उधर दोनों डायरेक्शन में दौड़ सकता है, इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है चेजर के लिए। फ्री जोन क्या होता है, खंबे के पीछे का वह क्षेत्र जहाँ चेजर किसी भी दिशा में दौड़ सकता है, यहाँ पे डिफेंडर भी दौड़ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पोल डाइव क्या होती है, जब पोल को पकड़ के छलांग लगाता है ना। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे डिफेंडर खड़ा हुआ है, चेजर क्या करता है, पोल से ऐसे खुद को स्ट्रेच करता है और छलांग लगा के पकड़ लेता है, तो इसको हम लोग पोल डाइव बोलते हैं। माइनस का क्या होता है, जब डायरेक्शनल कुछ गलत हो जाता है, जैसे अब यहाँ पे ऐसे भाग रहा है, बीच में आकर के ये उल्टा भागने लगा, तो ये पेनाल्टी पड़ती है। लेकिन हर पेनाल्टी का अलग अलग नाम होता है ना, गेम में जो भी मिस्टेक्स होती हैं उस मिस्टेक का नाम होता है। फाउल है तो वो फाउल क्यों है, कि क्रिकेट में भी नो बॉल अलग चीज़ है, वाइड बॉल अलग चीज़ है ना, नो बॉल पे फ्री हिट मिल जाना वो अलग चीज़ है। LBW आउट होना, अब क्रिकेट में आउट होने के 50 तरीके हैं, कि LBW हुआ, रन आउट हुआ, थ्रो जो स्टंप आउट हुआ, या कैच हुआ, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती है, वैसे ही इसमें होता है। तो ये भी पेनाल्टी है। माइनस खो क्या होता है, जब डायरेक्शनल कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको हम लोग माइनस खो बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ो। ये वजीर क्या होता है, वजीर प्लेयर ही होता है, प्लेयर को ही हम लोग वजीर कहते हैं। किसी भी अपने गेम में नहीं, जैसे ये होता है कि हाँ ये हमारे गेम के राजा हैं, या ये हमारे गेम के किंग ऑफ द हुआ है, उस तरीके से किसी भी दिशा में दौड़ सकता है, केंद्रीय लेन पार नहीं कर सकता, खेल में अप्रत्याशित और तेज गति को ऐड करता है। ठीक, फेक को क्या होती है, ये स्ट्रैटेजी होती है। फेक को स्ट्रैटेजी होती है, स्किल होती है एक, कि जो चेजर है, एक्टिव चेजर जो है, जो मतलब दौड़ रहा है, वो खड़ा है, डिफेंडर सामने खड़ा है, वो लेन को पार करना चाह रहा है, तो हमने धीरे से हाथ बढ़ाया तो डिफेंडर को लगा कि हम खो बोलने वाले हैं, तो वो भन्न से लेन क्रॉस कर गया और मैंने खुद ही उसी को पकड़ लिया, है ना, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में प्लेयर्स बैठे हुए हैं। मैंने खो नहीं बोला, लेकिन डिफेंडर को ऐसा लगा कि मैं खो बोलने वाला हूँ, तो वो भाग के आ गया इधर साइड में, हम ही ने पकड़ लिया दौड़ के, तो उसको फेक खो बोलते हैं। ट्रैपिंग क्या होता है, हाथ बढ़ा के पकड़ना ट्रैपिंग, और कूद के पकड़ना डाइविंग, है ना। जैसे क्रिकेट में कैच पकड़ता है कोई भी प्लेयर, जब ऐसे कूद के बहुत लंबा कैच पकड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइव मार के कैच ले लिया। ठीक है, तो डाइव का मतलब ही है छलांग लगाना, तो छलांग मार के अगर कोई पकड़ रहा है तो हम उसको डाइविंग बोलते हैं, और हाथ बढ़ा के ऐसे पकड़ रहा है तो हम उसको ट्रैपिंग बोलते हैं। ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो गेम की पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर गेम लिखने को आ गया तो मज़ा आ जाएगी अगर इस टर्मिनोलॉजी से आप लिखेंगे। क्या आप लिखेंगे कि देर आर 3 स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर खो खो। नंबर 1 फेक खो, ठीक है, नंबर 2 ट्रैपिंग, नंबर 3 डाइविंग। तो वो देख के लगता है कि हाँ बच्चे को खो खो में बच्चे ने ट्रैपिंग एंड डाइविंग को पढ़ा हुआ है। और अगर इससे MCQ भी आ जाए कि खो खो के खेल में जो फंडामेंटल स्किल होती है उसमें ट्रैपिंग का क्या मतलब है, दूसरे प्लेयर को दोनों हाथों से दबोच लेना, या दूसरे प्लेयर को कूद के पकड़ना, या हाथ बढ़ा करके दूसरे प्लेयर को पकड़ना, या दूसरे प्लेयर को गिरा देना, है ना। तो ट्रैप करना, ट्रैपिंग क्या होती है, ऐसे मैंने गेम्स में उसमें वॉलीबॉल और हैंडबॉल में बताया कि ट्रैपिंग क्या होती है, रिसीविंग क्या होती है ना। उसमें आप देखिएगा वीडियो को, उसमें ट्रैपिंग और रिसीविंग, पासिंग रिसीविंग ट्रैपिंग, ये 3 चीज़ें 3 टर्म मैंने बताए थे। वो 3 टर्म बच्चे को समझ में नहीं आता कि सर ट्रैप करने का मतलब भी तो बॉल पकड़ना हुआ, रिसीव करने का मतलब भी बॉल पकड़ना हुआ, लेकिन जब वहाँ पे देखोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा ट्रैपिंग इस तरीके से बॉल पकड़ी जाती है, रिसीविंग इस तरीके से बॉल पकड़ी जाती है। तो बहुत सारा फंडामेंटल चीज़ें होती है गेम्स में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं और जो स्किल है वो क्या काम करती है। डिफेंडर के लिए क्या जरूरी है, डिफेंडर के लिए भागना, डॉगिंग, चकमा देना, कि आप जो चेजर आपके पीछे पड़ा हुआ है बच कैसे सकते हैं। चेजर इस साइड में खड़ा हुआ है, चेजर या सेंटर लेन पार नहीं कर सकता, ठीक है, डिफेंडर यहाँ खड़ा हुआ है, तो डिफेंडर किस तरीके से भागेगा, तो डिफेंडर इस तरीके से तो भाग ही रहा है, ऐसे तो भागेगा ही वो चारों तरफ, लेकिन अगर यहाँ पे चेजर आ गया तो डिफेंडर फट से इधर पार। अब चेजर को पूरा घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि चेजर तो इस लाइन को पार नहीं कर सकता। तो इस तरीके से भागना, ये जिग-जैग मोशन कहलाता है, कि हम इस तरीके से भागेंगे, ठीक है, जिग-जैग रनिंग, या जगह बनाना, कि यहाँ पे खंबे के पास खड़ा है, ठीक, खंबे के पास क्या होता है, खंबे के पास, क्योंकि खंबे के पास चेजर हमारा दोनों डायरेक्शन में भाग सकता है, तो अगर ये यहाँ पे खड़ा है तो अब ये पूरा दौड़ के आएगा, लेकिन यहाँ से अगर ये इधर गया तो हमारा डिफेंडर भन्ने से इधर ही पकड़ लेगा, पूरा नहीं दौड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो पोल के पास में ही खड़ा हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ है।
फिर हेल्थ एंड मेंटल की बात करते हैं। इस पर मैं खो खो के बारे में बात करने से पहले कुछ आपसे और बात करना चाहता हूँ। वो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि देखो बेटा, आप फिजिकल फिटनेस को पढ़ के गेम को नहीं समझ सकते, लेकिन आप लोग गेम को पढ़ के फिजिकल फिटनेस को समझ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे हर गेम में फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस है, हर गेम में फिजिकल फिटनेस के बारे में ज़रूरत पड़ती है। और फिजिकल फिटनेस को अलग से पढ़ने वाला कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि हमें फिजिकल फिटनेस इतनी पढ़ लेनी है कि मैं जो है कायरोप्रैक्टर बन जाऊँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन जाऊँ। ठीक है, इतनी नहीं पढ़नी है। आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ें आपको गेम से पता चल जाएंगी, क्योंकि गेम में स्ट्रेंथ चाहिए, गेम में मेंटल हेल्थ चाहिए, गेम में फिजिकल हेल्थ चाहिए, गेम में डिसीजन क्विक होने चाहिए। तो ये सारा का सारा आता तो बेटा हेल्थ एंड फिटनेस में ही है। अगर शरीर से कोई कमज़ोर है, और मैंने सारी चोटें मैंने पढ़ा दी, फर्स्ट एड से रिलेटेड चोटें होती हैं, मैंने बताया कि ACL डैमेज कब होता है, फुटबॉल में, कबड्डी में, ठीक है, किस गेम में किस तरीके की चोटें लगती रहती है, किस चोट से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। तो ये है तो बेटा टॉपिक है, तो ये हेल्थ एंड फिटनेस ही गया। अब ये सारे गेम में मैंने हेल्थ एंड फिटनेस की जितनी चीज़ें बताई हैं, उन सारी का मैं एक अलग वीडियो बना के तुमको दे दूँ कि देखो हेल्थ एंड फिटनेस के नाम पे ये लो, और उसमें मैं बताऊँगा क्या, मैं कोर बताऊँगा, कोर स्ट्रेंथ बताऊँगा, मैं एनारोबिक्स बताऊँगा। एनारोबिक क्या होता है? एयर से रिलेटेड है, ये मैंने बताया है कबड्डी में। एरोबिक एयर से रिलेटेड है, मैंने बताया है कबड्डी में। फिर मैं लेग स्ट्रेंथ बताऊँ, मैं शोल्डर स्ट्रेंथ बताऊँ। तो वो अलग से कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और बाकी अगर आप लोगों को चाहते हो तो आप एक वीडियो उसमें कमेंट कर देना नीचे कि सर फिजिकल फिटनेस का एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं फिजिकल फिटनेस की प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं और भी टर्म्स फिर ऐड कर दूंगा कि हड्डियों से रोल, हड्डी वाला भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि वो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोमैलासियोफिटालिस क्या होता है, ऑस्टोकैल्सियम क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। फिलहाल इसमें देखते हैं फिजिकल फिटनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये बिल्ड करती है कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को। ये सिर्फ खो खो नहीं करता है। अब कोई तुमसे पूछे कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को कौन जो है बिल्ड करता है, तो आप कहो खो खो नहीं। आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप गहरी सांसें ले रहे हो और जिसमें आपकी बॉडी की मसल वर्क कर रही हैं, वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर जो इंड्योरेंस है उसको बिल्ड कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि जो लोग रनिंग करते हैं उनका सिर्फ पैर की पैर की जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छी डेवलप होती है और अपर बॉडी एकदम थुल मोटी मोटी होती है। होता है क्या? नहीं होता है बेटा। क्योंकि जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी है कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस के लिए, कोई भी गेम खेलिए, आप कबड्डी खेल रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर इंप्रूव होगा, आप क्रिकेट खेल रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर इंप्रूव होगा, आप कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, सब में कार्डियोवैस्कुलर हो रहा है। तो हर गेम से ठीक डिपेंड हमारा कहाँ पे करता है। जैसे फुटबॉल के लिए हमारी लेग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अवर शोल्डर लेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथ। बैडमिंटन के लिए हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर लेग स्ट्रेंथ। कि पैरों की स्ट्रेंथ अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी होगी तब भी हमारी अगर बॉडी फ्लेक्सिबल है तो हम अच्छा बैडमिंटन खेल लेंगे, लेकिन अगर बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो हमें बैडमिंटन में दिक्कत आएगी। वही खो खो में है, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए। एजिलिटी मतलब फुर्ती, कि किसी ने खो बोला तो हम दौड़ पड़े, ऐसा नहीं कि किसी ने खो बोला हम लुढ़क गए। एकदम मोटे से हैं बढ़िया, एकदम नहीं गोलू मोलू से, वो क्या उसमें वो छोटा भीम में कालिया, हम छोटा भीम के कालिया हैं और बैठे हैं बस इंतजार कर रहे हैं कोई मुझे खो बोले हम लुढ़क जाए। किसी ने खो बोला हम लुढ़क गए तो नहीं चलेगा ना काम। किसी भी गेम में आप हो, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप जितने भी टीम गेम्स हैं, जितने गेम जिनमें फिजिकल फिटनेस रिक्वायर होती है, मैं चेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप कहो कि नहीं मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ किसी की, मैं बोल दे रहा हूँ कि नहीं मोटा आदमी चेस नहीं खेल सकता। खेल सकता है बेटा चेस, लेकिन हम चेस की बात भी तो नहीं कर रहे हैं। फिजिकल हमें बच्चे को गेम खिलाना ही इसलिए है ताकि उसकी फिजिकल ग्रोथ हो सके, और फिजिकल ग्रोथ हो बच्चे की इसीलिए गेम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। समझ में आ रही बात? कि फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ही गेम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसीलिए एनसीईआरटी और सीबीएसई इतना काम कर रही है गेम्स पे कि हम बच्चे को एक जो है खेल का लिए मतलब खेल के लिए टाइम देना, खेल गेम पीरियड का डिसाइड करना, गेम टीचर्स का डिसाइड करना, फिजिकल एजुकेशन का टीचर लगा के रखना। तो वो सारी चीज़ें क्यों है बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, डिसीजन पावर उसकी बढ़ेगी। ये सारी बातें जितनी मैंने बताई हैं ना, इन सारी बातों को आप एज अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इतनी बातें बोली है ना। तो इस चीज़ को समझिए। फिर फुर्ती और गति का गेम है। फिर मेंटल की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग,
ये भी हर गेम में इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अपनी टीम के अदर प्लेयर्स के साथ में। बॉलर है वो फील्डर और जो विकेट कीपर है उससे कोऑर्डिनेट करके बॉलिंग करता है। जो दो प्लेयर जो बैटिंग कर रहे हैं वो जो स्ट्राइक पे होता है जो ऑफ स्ट्राइक होता है वो दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रन दौड़ के लेते हैं, है ना। तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, त्वरित सजगता, रिफ्लेक्सेस अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सक्रिय हम टीम वर्क अच्छे से कर पाएँ। फिर इसके जो टूर्नामेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो अल्टीमेट खो खो लीग होती है, एशियन चैंपियनशिप होती है और खो खो वर्ल्ड कप होता है। अब समझो, एशियन जो कबड्डी होती है और जो वर्ल्ड कप होता है, ये वाले एशियन चैंपियनशिप और खो खो वर्ल्ड कप, इन दोनों में इस साल मतलब अभी जो भी रिसेंट में ये हुए हैं इंडिया ही जीता है। मेंस भी इंडिया जीता है, वुमेन्स भी इंडिया जीता है। तो मतलब 4 हुए खो खो में, तो चारों इंडिया जीती है। इंडिया कहाँ जीता है? एशियन चैंपियनशिप मेंस, एशियन चैंपियनशिप वुमेन, वर्ल्ड कप मेंस और वर्ल्ड कप वुमेन्स इंडिया ने ही जीता है, ठीक। और इन चारों में जो रनर अप रहा है वो नेपाल रहा है। तो समझो 8 क्वेश्चन तैयार हुए हैं इतने में कि एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप इंडिया जीता है, नेपाल रनर अप रहा है, मेंस वुमेन्स सबका। तो 8 क्वेश्चन तैयार हो गए ना, ठीक है। टॉप प्लेयर्स की बात कर लें तो सारिका काले, इनको अर्जुना अवार्ड मिला हुआ है। पंकज मल्होत्रा और नरसीन ये कैप्टन है और मंदाकिनी मखीजा। कोच में कौन इंपॉर्टेंट है? ये फाड़के गोपाल पुरुषोत्तम, ठीक है। फाड़के गोपाल पुरुषोत्तम को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है सन 2000 में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये पीछे वो चल गया ना, उसको क्या बोलते हैं, डीजे, तो वो पड़ोस में बर्थडे है तो डीजे बज रहा है, तो इसलिए ये, हाँ इसका वो ले लेना स्क्रीनशॉट चाहना तो, ये मैंने लिख दिया था। 56 सीनियर 56 सीनियर जो खो खो चैंपियनशिप हुई है वो कोजीगत तेलंगाना में हुई थी, ये भी नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ई बुक आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी और ई बुक के साथ में क्वेश्चन जो है वो भी मैं फ्री में दे दूंगा आप सभी लोगों को जिन लोगों ने ई बुक ले रखी है। ई बुक पेड है, ई बुक फ्री नहीं है, क्योंकि ई बुक मैंने एक साथ पूरी भरी नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं 500-700 पेज की एक ई बुक बना करके बच्चों को दूँ। तो मैंने एक बुक बनाई 60 पेजेस की, 70 पेजेस की, और उसमें जो भी एडिशनल होता है वो मैं साथ में प्रोवाइड करता रहता हूँ बच्चों को। तो बच्चे उस छोटी छोटी ई बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो वो कवर हो रहा है। अगर इकट्ठे भाई 700 पेजेस की बुक पढ़नी होती तो बच्चा कोई भी बुक नहीं ले लेता 700 पेज की, लेकिन उस पर ध्यान रखना पड़ता है। और ये सारा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्टिव में मिल जाएगी। और अदर जो गेम्स हैं वो भी आपको शाम तक सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और मैक्स टू मैक्स मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना आप लोगों को डाटा प्रोवाइड करा दूंगा, कि ताकि आप एग्ज़ाम देख करके निकलें जब तो आप ये चीज़ सोचें कि हाँ आश्रय मिश्रा ने मुझे कुछ अच्छा पढ़ाया। और हाँ वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। ओके बच्चों, बाय।